एक समय था जब दुनिया भर के लोग गर्मियों के दौरान यूरोप घूमने जाते थे। भारत के भी बहुत सारे लोग यूरोप की यात्रा करते थे और दुनिया भर के तमाम देशों के लोग जो हैं, जो गर्म क्षेत्रों के देश हैं, वहां के लोग यूरोप जाकर के अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उनको बिताते थे। लेकिन अब जो जो, जो सिचुएशन है वो चेंज होती जा रही है और खुद यूरोप के बहुत सारे शहरों में जो तापमान है वो औसतन 42 से 41 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। इस चेंज के पीछे के कारण क्या है, इस चेंज की सिचुएशन क्या है ओवरऑल, और क्या चीजें हमको यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारे पॉइंट आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली यूरोप में जो हीट वेव की सिचुएशन है। यूरोप इस बार जो है 2026 में अब तक की सबसे खतरनाक हीट वेव का सामना कर रहा है, तो इस पर हम जो है डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आप कुछ यूरोप के इंपॉर्टेंट शहर, इंपॉर्टेंट देश जो हैं, अगर उनके आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो जैसे आपको यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखें, यूनाइटेड किंगडम में अभी जो है आपका 36.1 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जो कि आपका जून महीने को सबसे गर्म बनाता है। जून महीने का सबसे गर्म दिन जो है उसमें जो आपका यूके का जो तापमान था वो 36.1 डिग्री सेल्सियस था, जो कि अब तक का सबसे गर्म जून का महीना माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्रांस की बात करें, फ्रांस में आपको जो तापमान है वो बहुत सारे फ्रांस के शहरों में 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 43 डिग्री सेल्सियस तक, 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिल रहा है, जो कि इतिहास के सबसे गर्म दिन जो हैं, जो कि आपका यूरोप के इतिहास में, फ्रांस के इतिहास में सबसे गर्म दिन माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोप के दूसरे देशों की बात करें तो अन्य देशों जैसे कि आपका स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इसके साथ नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यहां पर भी आपके तापमान जून के महीने में जो तापमान का रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड यहां पर टूट रहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें, आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो आपका यूरोप है, ये यूरोप बेसिकली आपका एक बहुत ही गंभीर हीट वेव का सामना कर रहा है। वर्तमान समय में अगर आप देखें, हीट वेव जो है वो आपका पश्चिमी यूरोप के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और अनुमान यह है कि धीरे धीरे जो हीट वेव है ये आगे चल करके पोलैंड और जर्मनी में भी जो है विस्तारित हो सकता है। अभी पोलैंड और जर्मनी पर इतना प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे जो हीट वेव है, जो आपका जो हीट वेव की सिचुएशन है वो आपको यूरोप में और भी ज्यादा विस्तारित होती हुई नजर आएगी, और पोलैंड और जर्मनी के जो शहर हैं वो भी इसकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, आपका मुख्य तौर पर अगर हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों की बात करें, खासतौर पर हम यहां फ्रांस की बात करेंगे, क्योंकि फ्रांस जो है वो वर्तमान समय में एक बहुत ही गंभीर हीट वेव की सिचुएशन का सामना कर रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे, फ्रांस में पूरे फ्रांस का जो औसत तापमान है वो लगभग 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरे फ्रांस का जो औसत तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। ये जो रिकॉर्ड है ये 1947 के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। 1947 के बाद पहली बार फ्रांस में इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा फ्रांस के लगभग 147 शहर ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर ने अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। फ्रांस के 147 शहर ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर ने अब तक का अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और फ्रांस में लगभग आपके 41 स्थानीय मौसम केंद्र ऐसे हैं जहां पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था, जहां पर तापमान जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यानी कि वर्तमान समय में जो सिचुएशन आपको भारत में देखने को मिलेगी वैसी ही सिचुएशन आपको फ्रांस में भी देखने को मिल रही है, जबकि भारत और फ्रांस की जो ज्योग्राफी है वो काफी अलग है, और यही चीज दुनिया भर को डराने के लिए काफी हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देखा। अब यहां पर आपका इसमें अगर आप देखें तो दुनिया भर में जो आपका यूरोप है वहां पर आपको इतनी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, और इस गर्मी में आपके जो कूलिंग सिस्टम है वो भी यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कूलिंग सिस्टम है वो भी यहां पर फेल हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम अगर आप देखें तो फ्रांस में हमने देखा 21.6 डिग्री की टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस की अब तक की सबसे गर्म रात जो है वो 21.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रही, और स्पेन में लगातार 3 रातें जो हैं, लगातार 3 रातों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेंपरेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और इसकी वजह से शरीर की रिकवरी जो है वो लगभग असंभव हो जाती है। शरीर की रिकवरी जो है वो लगभग जो है बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर आपका टेंपरेचर जो है फ्रांस में बहुत सारी जगहों पर औसतन 21 से लेकर के 43 डिग्री
डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से तापमान जो है बहुत ज्यादा कम हो रहा है और शरीर पर तनाव जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से विशेष तौर पर आपके जो वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो पेशेंट हैं, उनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसका एक और प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यूरोप जो है वो अपनी बिजली के लिए क्लीन एनर्जी सोर्सेस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इसमें जो आपका परमाणु ऊर्जा है वो यूरोप में आपको बहुत प्रमुख तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो दूसरे सोर्सेज हैं जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया वो भी यूरोप में बहुत कम मिलता है, जो आपका विंड एनर्जी हो गया वो भी इंटरमिटेंट सोर्स है। तो यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन इसका जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है उसका एक प्रभाव हमको परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर भी देखने को मिलेगा। आपको पता होगा, अगर आपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि परमाणु के रिएक्टर को, जो कोर है, उसको ठंडा रखने के लिए, उसको पिघलने से बचाने के लिए वहां पर ठंडे पानी का इस्तेमाल होता है, ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसको कूल करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे दुनिया भर में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यूरोप में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से जो वहां की नदियां हैं, जो वहां की नदियों का पानी है, वो पानी, उसको उस पानी का टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो वही पानी जो है वो आपका कोर में भी इस्तेमाल होता है, कोर को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उस पानी का टेम्परेचर ही खुद बहुत ज्यादा है, तो फिर वो पानी जो है वो कोर को ठंडा कैसे करेगा। इसकी वजह से आपका जो परमाणु संयंत्र है वो भी अपनी फुल क्षमता पर, फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से भी जो आपके यूरोप के बहुत सारे शहर हैं वहां पर बिजली की कमी भी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। तो हमने इसको समझ लिया है कि आपका क्या प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो घटना यहां पर हो रही है, ये घटना कोई आपका अकेली घटना नहीं है, ये घटना आपको दुनिया भर के दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगी या दुनिया भर के दूसरे जो क्षेत्र हैं वहां पर भी देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, जो आपका ग्लोबल ओशियंस हैं, ग्लोबल ओशियंस में जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर में आपको विस्तार देखने को मिल रहा है और सी सरफेस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं आपके, कौन से साइक्लोन, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, उनकी संख्या में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की संख्या में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो दुनिया भर के जो ग्लोबल ओशियंस हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान की अगर आप बात करें, यानी कि जो साउथ एशिया की अगर आप बात करें, साउथ एशिया में आपका सबसे हाईएस्ट अप्रैल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। आपने भारत की सिचुएशन तो देख ही ली है, पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी और सबसे हाईएस्ट जो अप्रैल का टेम्परेचर था वो भारत और पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम ब्यूरो है उसने पहले ही अल नीनो के आने की घोषणा कर दी है। उनका यह कहना है कि इस बार का जो अल नीनो है वो सुपर अल नीनो है और उसका बहुत गंभीर प्रभाव आपको दुनिया भर के तापमान पर देखने को मिलने वाला है। जो ऑस्ट्रेलिया का मौसम विभाग है, ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम ब्यूरो है, उनकी तरफ से घोषणा की गई है कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और सूखे की संभावना इस बार बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपको इसको ऐसे नहीं देखना है कि जो सिचुएशन आपको यूरोप में देखने को मिलेगी वो केवल आइसोलेटेड यूरोप की सिचुएशन है। वो सिचुएशन आपको न केवल यूरोप में बल्कि दुनिया के दूसरे तमाम क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहां पर देखें तो जो ये घटना हमको यहां पर देखने को मिली है, खासतौर पर हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो जो यूरोप में हमको हीट वेव देखने को मिली है वो हीट वेव ऐसा नहीं है कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड है या ऐसी हीट वेव यूरोप में कभी आई नहीं है। जो बात अनप्रेसिडेंटेड है या जो बात बहुत चौंकाने वाली है वो ये है कि इस पूरी हीट वेव की टाइमिंग क्या है। इसकी टाइमिंग बहुत विशेष हो जाती है। अगर आप देखें ये कब हमको देखने को मिल रही है, ये हीट वेव जो है वो आपको मुख्यतः जून के महीने में देखने को मिल रही है। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उठा करके देखेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा में आपको देखने को मिलेगा कि यूरोप में पहले जून के महीने में हीट वेव नहीं आती थी। यूरोप में पहले भी हीट वेव आती थी, लेकिन वो हीट वेव मुख्यतः आपको जून के बाद, या आप कहें जो आपका लेट जुलाई है, या तो आपका मिड जुलाई या लेट जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलती थी। तो ये वाला जो आपका दौर हुआ करता था, पहले यहां पर आपको यूरोप में हीट वेव देखने को मिलती थी और अगस्त के आसपास समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो आपका हीट वेव है वो हमको जून के महीने में देखने को मिली है और अभी हमको नहीं पता है कि ये हीट वेव जुलाई तक चलेगी या नहीं चलेगी, या उसके आगे रहेगी या नहीं रहेगी, या जून में ही समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, इसके बारे में भविष्य ही हमको बताएगा। लेकिन यहां पर फिलहाल जो सिचुएशन है वो हमने देख ली है कि यूरोप में आपको जो है पहली बार आप कह सकते हैं कि जून का जो महीना है इसमें आपको इतनी बड़े
लेवल पर हीट वेव देखने को मिली है। इससे पहले एक बार और हुआ है, इससे पहले 1950 के बाद एक बार ऐसा और हुआ था कि आपका जून के महीने में इतनी ज्यादा हीट वेव आई थी। उसके बाद आपका अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं किया गया, पिछले अगर आप देखें पिछले 76 सालों में अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि जून के महीने में इतना ज्यादा टेम्परेचर आया हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चिंता का विषय जो है वो आपका यूरोप के लिए हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें सांख्यिकीय बदलाव देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये आंकड़ा, आप अपने मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही टेक्निकल बातें यहां पर कही गई हैं। इससे पहले क्या होता था कि यूरोप में 50 सालों में एक बार ऐसा टाइम आता था, 50 सालों में एक बार ऐसा टाइम आता था कि टेम्परेचर इतने बड़े लेवल पर बढ़ता था या इतने बड़े लेवल पर आपको हीट वेव की सिचुएशन देखने को मिलती थी। तो इससे पहले 50 सालों में एक बार ऐसा होता था कि इतने बड़े लेवल पर आपका गर्मी बढ़ती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहां पर पिछले 5 सालों में अगर आप देखें, पिछले 5 सालों में कम से कम 5 बार, पिछले 5 सालों में कम से कम एक बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल पर आपको हीट वेव की घटनाएं देखने को मिली है। तो ये जो घटना है ये मुख्य तौर पर आपका जो पहले वाली सिचुएशन थी, ये सिचुएशन बेसिकली आपका नेचुरल थी। नेचुरली जो टेम्परेचर बढ़ता था वो पिछले वो 50 सालों में एक बार जो है गंभीर रूप लेता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इंसानों का जो प्रभाव हमको देखने को मिला है, अब जो जलवायु परिवर्तन इंसानों की वजह से हुआ है, उस जलवायु परिवर्तन की वजह से हर 5 साल में आपको एक बार इस तरीके का इवेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका जो प्रभाव है वो 10 गुना यहां पर बढ़ चुका है। तो पहले क्या होता था कि 50 साल में एक बार इस तरह की घटना होती थी, अब 5 साल में एक बार इस तरह की घटना हो रही है, क्योंकि आपका इंसानों का प्रभाव जो है वो जलवायु परिवर्तन पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा प्रभाव यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप आवृत्ति की बात करें, अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका 1990 से 1999 का जो दशक था, यानी कि जो 5 दशक की हम यहां पर बात कर रहे हैं, 50 सालों की हम बात कर रहे हैं, इन 50 सालों के दौरान यूरोप में केवल 5 भयंकर लू की घटनाएं देखने को मिली, 5 भयंकर हीटवेव की जो इवेंट थे वो यहां पर हमको देखने को मिले। तो 50 सालों में केवल 5 इवेंट हमको यहां पर देखने को मिले। जबकि अगर आप पिछले 20 सालों की बात करें, अगर आप साल 2000 से साल 2025 या साल 2020 की माफ की 25 सालों की अगर आप बात करें, तो 25 सालों का जो टाइम पीरियड है, इन 25 सालों में 20 बार आपको जो है इस तरह की हीटवेव की घटनाएं देखने को मिली हैं। तो पहले 50 सालों में 5 बार घटनाएं आती थी और अब 25 सालों में 20 बार घटनाएं यहां पर देखने को मिली हैं। तो ये सिचुएशन दिखाती है कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, वो क्लाइमेट चेंज कैसा प्रभाव यहां पर हमारे सामने डाल रहा है। तो इसको समझना और इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कहा जा सकता है कि अब जो है यूरोप में हीटवेव की घटनाएं जो हैं वो केवल अब एक दुर्लभ घटना नहीं रह गई है, वो अब यहां पर वार्षिक संकट बन चुका है। यानी कि लगभग हर साल आपको ये सिचुएशन जो है यूरोप में देखने को मिलती है। इसके अलावा इस सिचुएशन में एक और चीज है जो इसको बहुत गंभीर बना देती है। वो चीज ये है कि यहां पर यूरोप में जो घटनाएं यहां पर हमको देखने को मिल रही हैं, खासतौर पर फ्रांस में जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये घटनाएं ऑस्ट्रेलिया जैसी नहीं है। अगर देखिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की गर्मी को फ्रांस की गर्मी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो गर्मी होती है वो बहुत ही ड्राई समर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही ड्राई समर आपको देखने को मिलता है। जबकि फ्रांस में जो गर्मी हो रही है उसमें आपको न केवल आपका टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, बल्कि उसके साथ साथ जो उष्मा है, उष्मा या आप कह सकते हैं उसके साथ साथ जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट भी आपको फ्रांस और यूरोप में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक तरफ टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो उष्मा है, वो भी यहां पर बढ़ रही है। तो डबल इफेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इससे होता क्या है, इससे बेसिकली आपका जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग यहां पर कम हो जाती है, स्वेटिंग यहां पर बहुत ज्यादा जो है पसीना सूखना बंद हो जाता है, जो हमारी स्वेटिंग है वो आपका सूखना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए स्वेटिंग जो है उसका इस्तेमाल, जो हमें पसीना आता है उसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर हमारे शरीर द्वारा हमारे इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, हमारे इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बरकरार रह सके। तो ऐसे में हमारी बॉडी जो है वो स्वेट करती है या पसीना निकालती है। लेकिन जब किसी जगह पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर के साथ साथ उष्मा बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपका जो स्वेटिंग है वो सूखना बंद हो जाती है, यानी कि स्वेटिंग का जो मैकेनिज्म है वो यहां पर खराब हो जाता है। तो हमारी
हमारे शरीर में बहुत पसीना नहीं आता है, हमारे शरीर में आपको बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो 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 हमारा मैकेनिज्म है वो काम नहीं करता है, तो इंटरनल टेम्परेचर जो है हमारा वो रेगुलेट नहीं हो पाता है, शरीर का टेम्परेचर ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। और जो वल्नरेबल ग्रुप है, खासतौर पर जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर सिचुएशन में अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा जब भी आपका टेम्परेचर और जो उष्मा है वो एक साथ बढ़ती है, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु यहां पर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये बहुत गंभीर सिचुएशन जो है वो मानी जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर देखा। अब न्यू ग्लोबल बेसलाइन की अगर आप बात करें, यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो घटना हमको यूरोप में देखने को मिल रही है वो एक आइसोलेटेड इवेंट है, वो पहली बार ऐसा इवेंट हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इवेंट यहां पर आपको पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार देखने को मिलेगा अब। तो यहां पर यह कहा गया है कि आपका वायुमंडलीय जो परत बनती है, रुका हुआ मौसम जो है और बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान जो है, ये अत्यधिक गर्मी का नया मानक माना जाएगा, यानी कि नए स्टैंडर्ड जो हैं वो यहां पर हमको स्वीकार करने पड़ेंगे। वर्तमान यूरोपीय लू जो है या जो हीट वेव की सिचुएशन है वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, कोई रहस्यमय घटना नहीं है, बल्कि ये जो है हमारे ग्रह का सटीक गणितीय परिणाम है, यानी कि हमारा ग्रह जिस तरीके से चेंज हो रहा है वो प्रभाव यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये हमने चर्चा कर लिया है। अब अंत में अगर आप देखें तो 2026-27 के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, यानी कि अगले साल आपको क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इस बार हमको पता है कि अल नीनो का इवेंट जो है वो दुनिया भर में डिक्लेयर कर दिया गया है, और अल नीनो की वजह से हमने कई बार इस पे चर्चा की है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि अल नीनो की वजह से जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार उम्मीद यह है कि आपका 2026 में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है वो और ज्यादा बढ़ती रहेगी, और 2027 में भी आपको इसी तरीके की सिचुएशन दुनिया भर में देखने को मिलने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि हमारे न्यू सेशन सेल के मौके पर हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपहार लेकर के आए हैं, जहां पर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो आपके यूपीएससी के कोर्सेज हों, चाहे आपके पीसीएस के कोर्सेज हों, चाहे आपके टीचिंग एग्जाम के कोर्सेज हो, चाहे जुडिशरी के कोर्सेज हो, चाहे एसएससी के कोर्सेज हो, चाहे सीयूईटी का कोर्स हो, सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट जो है वो यहां पर प्राप्त होने वाला है। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है, आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपको यह बताना है कि बेसिकली आपका अल नीनो होता क्या है। अल नीनो को आपको डिफाइन करना है, अल नीनो के फीचर्स क्या होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।